स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने रद्द की है कांवड़ यात्रा। पुष्कर सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, देहरादून से आ रही है इस वक्त की। सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। पुष्कर सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और उसी को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर हमारे सामने आ सकती है और उसमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए पुष्कर सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। देहरादून से बड़ी और अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। पुष्कर सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। तो तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। तीसरी लहर की आशंका में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार सरकार ने रद्द की है कांवड़ यात्रा। पुष्कर सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना से बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा कर रखना है और इसी तमाम बातों को लेकर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, सुदीप? जी देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अभी कुछ देर पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें मौजूदा हालातों और तमाम दिशा निर्देशों, आईएमए के पत्र व तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को निरस्त किया जाए। राज्य में संचालन नहीं होगा और राज्य में सरकार किसी को अनावश्यक प्रवेश भी नहीं देगी। हर प्रदेश यात्रा का संचालन कर रहा है और एक विधिवत, एक डिटेल्ड ऑर्डर का और सरकार के जवाब का इंतजार है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है, जिसका आधिकारिक ऐलान होना भी बाकी है। सुदीप जैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को 30 दिन का एक टास्क पूरा करने को दिया है। इस टास्क के तहत राज्य में संचालित योजना और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर 15 अगस्त तक पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद तय समय पर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को गति देना है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीज़ों को टाइम बाउंड करेगी और क्योंकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे जियो, सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो समाप्त हों और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश किया है। और उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कमान संभालने के बाद भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। 2022 के लिए भाजपा ने युवा नेतृत्व 60+ का नारा दिया है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में 1 महीने से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। 22 के लिए बीजेपी का नया नारा, 60+ सीटें, युवा सीएम हमारा। दूसरी तरफ कांग्रेस कंफ्यूज, गुटबाजी हो रही ओवरडोज। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व और 60+ के नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी। सोमवार को हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पार्टी ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी में वरिष्ठ और बुजुर्ग सियासी महारथियों की लंबी कतार है, लेकिन पार्टी वोटर्स को लुभाने वाले युवा मुख्यमंत्री के राजनीतिक कौशल पर निर्भरता बढ़ाना चाहती है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीज़ों को टाइम बाउंड करेगी, और क्योंकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे, तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं, वो समाप्त हों, और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश किया है। हम लोगों ने आज नारा दिया युवा मुख्यमंत्री और 60+। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट। इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपना प्लान सार्वजनिक कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में देहरादून से दिल्ली तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कंफ्यूजन बना हुआ है। गुटबाजी इतनी है कि 1 महीने में भी कांग्रेसी महारथी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं और मामला सुलझाने के लिए राहुल गांधी के दरबार में बैठकों का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के मंथन वगैरह सब हो गया, अब मक्खन निकलना बाकी है। अभी न तो हाउस है प्रदेश के अंदर, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की आज हमें आवश्यकता हो। नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, हाउस के लिए चाहिए होता है नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होता है, वो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। ये कांग्रेस लगभग समाप्त प्राय की ओर है। कांग्रेस के पास नेतृत्व विहीनता है, केंद्रीय लेवल पर उनके पास कोई नेता नहीं है। जिस गांधी परिवार को ढोने की उनकी मजबूरी है, वह भी प्रदेश और देश में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं दे पा रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस पहले से विभाजित थी, बिखरी पड़ी है। शायर हफीज जालंधरी का एक शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की भी इन दिनों कुछ ऐसी ही हालत है कि अगर इसको बनाया तो वो नाराज़ ना हो जाए और उसको बनाया तो फिर ये नाराज़ ना हो जाए। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस में हो रही इतनी कशमकश पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं, क्योंकि कांग्रेस 2022 में बीजेपी को हराकर चुनाव जीतने के दावे जो कर रही है। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और ऋषिकेश पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल ठग बाबा को गिरफ्तार किया है। ये बाबा लोगों को सम्मोहित कर चूना लगाता था। ठगी में माहिर गुरु घंटाल अनिमेश बाबा के कई रसूखदार लोगों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब ठग बाबा ने एक ज्वेलर्स मालिक की पत्नी से धोखाधड़ी की। गुरु घंटाल बाबा की काली करतूतों का खुलासा। महिला को ठगने के आरोप में गिरफ्तार। रसूख के बल पर करता था राज। अब खुलेगा बाबा की जिंदगी का राज। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अध्यात्म के नाम पर ठगी करने वाले एक हाई प्रोफाइल बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबा का नाम प्रियव्रत अनिमेश है। ठगी में माहिर गुरु घंटाल अनिमेश बाबा के कई रसूखदार लोगों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। ठगी में माहिर गुरु घंटाल अनिमेश बाबा के केंद्र से लेकर राज्य के कई नेताओं से संबंध बताए जा रहे हैं। अनिमेश बाबा के खिलाफ अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के कई मामले दर्ज हैं। इन दिनों बाबा ने अपना ठिकाना ऋषिकेश में बनाया हुआ था। दरअसल अनिमेश बाबा ने गढ़वाल ज्वेलर्स के मालिक हितेंद्र पवार की पत्नी से धोखाधड़ी की, तब उसका असली रूप लोगों के सामने आया। बाबा ने हितेंद्र पवार की पत्नी को सम्मोहित कर करीब 9 लाख की ज्वेलरी ठग ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहूँगा कि शिकायत होते ही मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई हो गई, उस पर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। बाकी उसने उस गिरफ्तारी से पहले कहाँ गया, किससे मिला, नहीं मिला, क्या कारण था, वो सब अन्य बिंदु है। उसमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है, जब तक कि अभियुक्त है, अभियुक्त होने के बाद भी वो मिल सकता है कहीं किसी से अपनी समस्याओं को लेकर, तो मिलना मेरे ख्याल से बहुत बड़े कोई गंभीर बिंदु नहीं है। बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक बाबा के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में कई अवैध ठिकाने हैं।
इतना ही नहीं, सोने के आभूषणों से लदे रहने वाले बाबा अनिमेष के खिलाफ हरियाणा में कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से ही वो अब तक जांच एजेंसियों की निगाह से बचा रहा। शायद यही कारण है कि बाबा जहां भी जाता उसका वहां जोरदार स्वागत किया जाता है। यही कारण है कि विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ठग बाबा के संबंध की खबरें सामने आने पर स्पीकर ने सफाई दी है। स्पीकर ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में काफी लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। देखिए 8 जुलाई का मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिला पंचायत सदस्य रहे हैं सुभाष भट्ट जी, उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि कोई एक सिक्किम कैडर की आईपीएस अधिकारी की पुस्तिका का आपको भेंट करना चाह रहे हैं, विमोचन करना चाह रहे हैं, और उन्होंने 9 तारीख का मेरे से अपॉइंटमेंट लिया। तो क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जब किसी को लेके आता है तो भरोसे के साथ भी आदमी अपने सामने आने वाले व्यक्ति का सम्मान करता है। जाहिर है ठग बाबा प्रियव्रत ने अपना पूरा मायाजाल देश के कई हिस्सों में फैला रखा था। अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद बाबा की काली करतूतों का खुलासा हो सकेगा। सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज़ वन इंडिया। हुई डकैती मामले में आईजी अमित सिन्हा और डीआईजी नीरू गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और अब भी 2 लोग फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से 13 किलो सोना, 6 किलो चांदी समेत 10 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इसके साथ ही जिंदा कारतूस, पिस्टल और तमंचे भी इसमें शामिल हैं। पुलिस टीम को पुलिस महानिदेशक की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। देखिए, इसमें जो है काफ़ी अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर ही 48 घंटे में ही घटना का अनावरण हो गया और देखें तो 4 दिन के अंदर माल की रिकवरी भी मतलब मैक्सिमम हो गई है। अगर आप देखें तो इसमें टोटल जो रिकवरी है वो तमंचे मिले 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस है 315 बोर का, 11 छोटी बड़ी चांदी की मूर्तियाँ हैं, 11 लाख रुपये नगद, 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, 2 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल है और 5 अभियुक्त टोटल इसमें गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड में 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों की भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है, जिससे कि वो जरूरत के हिसाब से भीड़ पर प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं सरकारों ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। एसओपी के तहत विवाह समारोह और शव यात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और शैक्षिक जैसी गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास भारी भूस्खलन होने से सड़कें बाधित हो गई हैं और सड़कें बाधित होने से वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है और एनएच के अधिकारी जेसीबी के माध्यम से मार्ग पर आए मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कैंपटी पुलिस मौके पर यातायात को संभालने में जुटी है। देहरादून से खबर आ रही है, आबकारी मंत्री यशपाल आर्या ने की है समीक्षा बैठक। यशपाल आर्या ने अधिकारियों के साथ की है बैठक। सभी अधिकारियों को अधिभार वसूलने के दिए आदेश। 2017 से अब तक नहीं वसूला गया आबकारी अधिभार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी बैंक की गारंटी देने वाले लाइसेंस धारकों की होगी जांच। बैकलॉग के पदों को भरने के भी यशपाल आर्या ने आदेश दिए हैं। 114% हमने लक्ष्य राजस्व प्राप्त किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है, अधिभार जो बकाया है 4 वर्षों का, वो 93 करोड़ रुपया है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, लापरवाही भी है। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपए की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित डीओ हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या
नोटिस भेजना ही पर्याप्त था। इसको हमने गंभीरता से। और देहरादून से खबर है, स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती के आदेश हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने 50 दिनों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। 1865 खाली पदों में 400 ANM के पद भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। 51% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, 4 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई गई। केंद्र से हर महीने 20 लाख वैक्सीन देने का अनुरोध किया गया है। 31 दिसंबर तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लग जाएगी वैक्सीन। और बता दें कि इस बैठक में राज्य की सभी 7200 ग्राम सभाओं की स्वास्थ्य समितियों को मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं विधायकों, सांसदों, पंचायत प्रतिनिधियों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करके सुझाव भी लिए जाएंगे। और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को सबसे पहले पूर्णतः वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। देखिए, आज NHM की मैंने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें 5 निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय क्या है कि 1865 पदों की हम भर्तियां करेंगे 50 दिन में। 50 दिन का टारगेट दिया है। इसमें ANM लगाई जाएंगी लगभग 400 और नर्सें लगाई जाएंगी, लैब टेक्नीशियन लगाए जाएंगे, हमारे डाटा एंट्री वाले लगाए जाएंगे और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। तो एक बड़ा निर्णय तो सरकार ने किया है कि 50 दिन में हम इन सबको नौकरी लगाएंगे। दूसरा निर्णय हमने किया है कि जो ग्राम स्वास्थ्य समितियां हैं हमारी, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उनमें ANM सचिव होती है, वहाँ आशा वर्कर होती हैं, एक समिति होती है 5-5, 7-7 लोगों की। तो टोटल 7200 ग्राम सभाएं हमारे। और नैनीताल दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल को नैनीताल व्यापार मंडल समेत स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पेयजल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि नगर में जल संस्थान की तरफ से उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल थमाए जा रहे हैं। साथ ही नगरवासियों को आए दिन पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है और शिकायत करने पर उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की है। परंपरागत धारे नल हुआ करते थे, धीरे धीरे सूख गए थे। उन धारे नल में पानी पुनः रिचार्ज हो, उसके लिए हमारे पास योजना है। ये योजना है कि बरसात जल संग्रह, वो बरसात जल संग्रह जो बरसात का पानी है, जो बरसात के स्रोत हैं, उन स्रोतों का पानी सीधे हम बड़े बड़े उसके चाल खाल बनाएं, उसमें पानी डालें, जिससे आसपास के जो हमारे नौलेदार हैं उसमें रिचार्ज हो जाए, ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज हो जाए। उन गांव में सब पानी, बरसात का पानी रिचार्ज करने के चाल खाल का काम मनरेगा के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ऐसे गांव को हम चिन्हित कर रहे हैं कि उसके आसपास कोई स्रोत है। 4 महीने से नैनीताल के कई हिस्सों में पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने विभाग के समक्ष अपनी परेशानियां रखी, लेकिन विभाग के अधिकारी इतने नकारा और निरंकुश हैं कि जनता की बात सुनने को तरीके हैं। जनता से बदतमीजी अलग से करते हैं, दुर्व्यवहार अलग से करते हैं। इनके पदाधिकारी, इनके कर्मचारी सब जनता से दुर्व्यवहार करते हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।